हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विस्मृति आईएएस की वीकली करंट अफेयर्स ब्रीफ में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक की करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट रही है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो वेबसाइट पे जाएंगे, जो हमारी smriti.ias.in पे, तो एक साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन अप ऑप्शन पे जाके आपने मेल वगैरह सबमिट करके लॉगिन कर लीजिएगा। उससे ये रहेगा कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी मेल पे, ठीक है। और अगर आपकी श्रद्धा हो तो जैसा हर कोई कहता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार तो मैं उसे नहीं कहूँगा क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। अगर सही में किसी को मज़ा आ रहा होगा तो वो अपने आप ये काम कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं वो है यूनाइटेड नेशंस की 2023 में होने वाले वाटर कॉन्फ्रेंस की। ये आपका मार्च 22 मतलब अभी पिछले हफ्ते हुआ है और ये ख़ास है, ये बहुत ख़ास है। अगर आप बात करें क्यों, क्योंकि ये 1977 के बाद से पहला एक ऐसा इवेंट है ख़ासकर वाटर को लेकर, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने मार्च में कराया आपका पिछले हफ्ते, ठीक है। इसमें मुद्दा क्या था बेसिकली कि तमाम डिस्कस बातें करना, मीटिंग्स करना एनजीओज़ के साथ, गवर्नमेंट्स के डिप्लोमेट्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक मीटिंग करना। इसकी कोर थीम क्या थी? यूथ एंड एजुकेशन, वाटर और रीसाइलेंट सिटीज़। मतलब शहरों को कैसे बढ़िया कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कि आपका पानी कंजर्वेशन हो, पानी का बेहतर इस्तेमाल हो और साथ ही साथ पानी को लेकर किसी भी प्रकार की वेस्टेज अननेसेसरी ना हो, ठीक है। तो मुद्दे की बात इसमें ये है आपके लिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की, अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे की, अगर हम बात कर रहे हैं जीएस से लेके प्रीलिम्स में, इन सारे टॉपिक्स में वाटर कॉमन है। अगर सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं ना, तो सोसाइटी में भी वाटर का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वाटर एक हेल्थ रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक सिविल सोसाइटी की पीस और हार्मनी का भी सिंबल है। आजकल अफ्रीकन देशों में या कई देशों में पानी की समस्या के कारण ही सिविल वॉर्स हैं, गवर्नमेंट हिल रही हैं, सत्ता जा रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, लोग अन्य प्रकार के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए वाटर का मुद्दा बहुत ज़रूरी है डिस्कस करने के लिए। आगे आते हैं, ये इसका एक तरीके से एक्सेलरेटिंग चेंज भी एक टाइटल था। इसमें हम बात करें ये थोड़ा सा आपके इसी के बारे में, तो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस अगर हम बात कर रहे हैं तो ये असल में बहुत साल पहले बेसिकली 1977 में मार डेल प्लाटा अर्जेंटीना में भी एक बार हुआ था। मतलब 1977 के बाद 2023 में ये इवेंट हो रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये आप भी समझ सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा क्या ही बताऊं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। कमिंग बैक टू टॉपिक, सबसे बड़ी बात, डेटा जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है ये 100% ऑथेंटिक डेटा है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं मेंस के वक्त खासकर, सर ये डेटा कहाँ से लाएं, वो डेटा कहाँ से लाएं। जो डेटा मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कराता रहता हूँ क्लास में भी, जो मैंने आपके सामने पेश भी करा है, ये डेटा आपको याद करना होता है। और ये मैं प्रेस करता हूँ बच्चों को कि याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना आंसर अलग करने के लिए, आपको अपना आंसर दूसरे लोगों से एक्सेप्शनल करने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ेगा। वाटर के ऊपर अगर मैं लिखने को आपसे कह दूँ तो आप 10 कहानियाँ लिख देंगे, और आप 10 कहानी लिख देंगे, आपका पड़ोसी 20 कहानियाँ लिख देगा। तो फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क यहाँ आएगा, फ़र्क डेटा में आएगा। आपको जो की डेटा है, जितना मैं ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो काफ़ी है। इस डेटा के हिसाब से जो WHO की वेबसाइट से मैंने डायरेक्टली लिया है, 1.4 मिलियन पीपल डाई एनुअली एंड 74 मिलियन विल हैव देयर लाइफ शॉर्टेंड बाय डिजीजेस रिलेटेड टू पुअर वाटर एंड सैनिटेशन। मतलब लगभग 1.4 मिलियन लोग और 74 मिलियन लोग प्रभावित हैं WHO के हिसाब से। प्रिवेंटेबल डिजीज सच एज टाइफॉइड है, कॉलेरा है। ये आप देखिए वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं या कैसी डिजीज़ हैं। पोज अ मॉर्टल थ्रेट टू कम्युनिटीज़ लिविंग विदाउट सेफली। मतलब पानी को लेकर मैंने कहा ना, ये हेल्थ इशू भी है, जोग्राफिकल इशू भी है, सोसाइटी का इशू भी है, सबसे बड़ी बात है ह्यूमैनिटी का इशू भी है, वाइल्ड लाइफ का इशू भी है। आगे आते हैं फिर से मुद्दे पे।
यहाँ पे डायरिया का भी जिक्र हुआ है। चलिए, टुडे 1 in 4 पीपल, ये देखिए, टुडे 1 in 4 पीपल, 2 billion पीपल अराउंड द वर्ल्ड लैक सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, मतलब 4 में से व्यक्ति ऐसा है जो साफ पानी उसे नहीं मिलता है। ये आपको मेंशन करना है, ये अगर आप बोले सर मेंशन करें ना, अगर बिल्कुल मेंशन करिए आप वाली चीज़। सेफ, इसे बनाने का प्रयास करा गया। सेफ शब्द क्या होता है कि सेफली मैनेज कोई चीज़ के अंदर सेफ है, जैसे कहते हैं नहीं, वी आर सेफ, मतलब एवरीथिंग इज सेफली मैनेज, which means drinking water that is on the premises available when needed and free from dangerous contamination। WHO ने वाटर को सेफ की डेफिनेशन ये दी है अपनी, कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है आपके प्रेमिसेस में, आपका ऑफिस है, आपका आपका घर है, आपका कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप हैं, तो वो जब भी आप चाहें पीने लायक है और कंटेमिनेशन नहीं है उसमें। ग्लोबली 44% ऑफ हाउस होल्ड्स वेस्ट वाटर इज नॉट सेफली ट्रीटेड। ग्लोबली 44%, ऑथेंटिक डेटा है, आपको यही मेंशन करना होगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को लेकर। बहुत रिसर्च करके हमने, हमारी टीम ने ये, और ख़ासकर मैंने ये आपके सामने प्रेजेंट करा है। 44% हाउस होल्ड्स हैं वो वाटर सेफ नहीं पी रहे हैं, उनको पानी सही नहीं मिल रहा है। मतलब कि आधे से ज़्यादा गंदा पानी, वेस्ट वाटर कमिंग आउट ऑफ हाउस होल्ड्स फ्रॉम टॉयलेट्स, सिंक्स, ड्रेन्स फ्लोज बैक इनटू द नेचर। जितना भी आपका जो घर है, देखिए घर में भी आप लोग ये एक हैबिट रखिए, जो आपका घर है, तो इतना छोटा घर तो होगा नहीं, चलिए घर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, मल्टी स्टोरी कर देते हैं। चलिए, ये तो कैसल लग रहा है। इस घर में जो भी पानी का कंजम्पशन हो रहा है, चाहे वो वॉशिंग मशीन से निकले डिटर्जेंट का पानी हो, टॉयलेट्स का हो, सिंक का हो, किचन का हो, ये सब डायरेक्टली ये सब डायरेक्टली नदी में मिल जा रहा है। चाहे हम ग्राउंड वाटर सीपेज की थ्रू बात करें या फिर सीवर लाइंस के थ्रू बात करें, और अनट्रीटेड ये नेचर में जा रहा है। जी हाँ, अनट्रीटेड ये नेचर में जा रहा है, और नेचर में डायरेक्टली जाने के कारण अगर ये पानी कोई ऐसे क्षेत्र से गुजरता है, जैसे कि हम विलेजेस की बात करें, हम लोग तो फिर भी मोटर्स के थ्रू पानी निकालते हैं। विलेजेस में जो नदी किनारे, रिवर्स के किनारे ही आपके गांव बसे हुए हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ये लोग डायरेक्टली सिर्फ बाल्टी से ही पानी ले लेते हैं, या बहुत से बहुत ये लोग हैंडपम्प से पानी ले लेते हैं। हैंडपम्प का पानी जो रिचार्ज हो रहा है वो भी तो इसी इसी पानी से हो रहा है, तभी सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। मतलब पानी की समस्या, यूएन ने कोई इंडस्ट्रीज़ को तो जिक्र करा ही है। यूएन ने आपका, यूनाइटेड नेशन ने पानी गंदा होने के लिए जिक्र करा है इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पॉल्यूटेंट्स के बारे में, फैक्ट्रीज़ के बारे में। मगर यूएन ने रिपोर्ट में ये भी जिक्र करा है कि सिटीज़ भी गंदे पानी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, कंटामिनेट करने में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, इसलिए बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हाल ही में अगर आप द हिंदू रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें एक आर्टिकल आया हुआ था कैसे यमुना के किनारे, गोमती के किनारे झाग बने हुए हैं पानी के ऊपर, और वहाँ पे जो धोबी है वो कपड़े धो रहा है, अनहाइजीनिक काम कर रहा है ना। उन लोगों को रेगुलरली ऐसे पानी में काम करने की वजह से अब स्किन डिजीजेज हो रही हैं, उनको चर्म रोग हो रहे हैं। अगर वो पानी कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको बीमारियां भी होंगी, और हो भी रही हैं। आगे आता है, नियरली हाफ ऑफ द ऑल वेस्ट वाटर कमिंग आउट ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम टॉयलेट, सिंक, ड्रेन, हो गया। वेटलैंड्स आर मोर बीइंग ड्रेन्ड बाय एग्रीकल्चर विद मोर देन 50% ऑफ लॉट सिंस 1900। वेटलैंड्स का हम जिक्र करते हैं, ग्लोबल वेटलैंड रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं। जी हाँ, ये भी एक समस्या है कि वेटलैंड्स पे असर पड़ रहा है। हम सुखाए पड़े हैं तालाबों को, पानियों को गांव में खेती किसानी के लिए, जिससे पानी और कम हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज वन मेजर कंसर्न फॉर लॉस ऑफ वेटलैंड्स रिमूव्स हैबिटेट्स में। देखा ना, अब आप जो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में कैसे हम अफेक्ट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, ये आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। जब आप कहते हैं कि सर मेंस में लिखने को समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखें, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो भैया ऐसे ही पॉइंट्स बनाए जाते हैं, आपको ऐसे ही पॉइंट मेंशन किए जाते हैं। चलिए ओवरऑल आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ बात करें वर्ल्ड वाटर डे के बारे में, ये प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेट अवे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, स्ट्रेट अवे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। वर्ल्ड वाटर डे आपका बेसिकली 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 22 मार्च अभी था, तब मनाया गया था। रेजिंग अवेयरनेस वगैरह वगैरह आपको पता ही है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा वेबसाइट से डायरेक्टली आप जाके, ठीक है। द थीम इज proposed in advance of UN Water and is aligned with the annual publication of the UN Water Development Report। UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये आती है, आपको ये डायरेक्टली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमने क्रक्स आपको दे ही दिया ऊपर अभी। ये यूनेस्को और यूएन वाटर के बिहाफ पे, मतलब यूनेस्को निकालता है, ठीक है ना। ये भी एक फैक्ट निकली कि यूएन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है ना। बाय द वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, ये देखिए प्रीलिम्स का डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर असिस्टेंस प्रोग्राम। यूएन वाटर यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को पब्लिश करता है यूएन वाटर के बिहाफ में। यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम इसका नाम दिया गया है। चलिए अगला मुद्दा हमारा जीआईएस एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जीआईएस, ठीक है ना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है। जीआईएस हम बात कर रहे हैं आपके इसके थ्रू का मैपिंग, मैपिंग मतलब सैटेलाइट के थ्रू ही जो आपकी ये अगर धरती है, ठीक है, तो जो आपकी आसमान में जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं आगे पीछे, ये अपने स्पेक्ट्रोमीटर्स के थ्रू, अपने से साइंस टेक में पढ़ लेंगे अपने आप, साइंस टेक में भी अब डेटा ऑथेंटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं, लैंड कितना बड़ा है, लैंड कितना क्या क्या उसमें मौजूद है, कितना कितना एरिया नदी का है, कितना एरिया प्रॉपर लैंड का है, कितना पथरीला है। मतलब एक डेवलपमेंट है ये साइंस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कि जीआईएस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम तमाम काम कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्राम सड़क योजना में किया जा रहा है। मतलब देखिए गवर्नमेंट भी कितनी एडवांस्ड हो गई है, साइंस एंड टेक को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ले आई है। इसमें लगभग रूरल फैसिलिटीज जस्ट मेडिकल एजुकेशन मार्केट्स हैव बीन जियो टैग्ड। अब इसमें क्या करा गया है कि इन्होंने जियो टैगिंग, मतलब क्या होता है कि ऊपर सैटेलाइट से इन्होंने, या सैटेलाइट भी नहीं, ड्रोन से भी पॉसिबल हो जाता है, तो इन्होंने लोकेशंस कहाँ पे बनाना चाहिए, कहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी रहेगी, ऊपर से ही देख के कंफर्म कर लिया। दूसरी बात है गवर्नमेंट की आसानी के लिए जीपीएस जो गवर्नमेंट बना रही है अपना, वो आप बताइए क्या नाम है, जीपीएस जो गवर्नमेंट अपना खुद का बनाया हुआ है, उसमें डेटा फीड कर दिया कि हाँ ये मेडिकल स्कूल यहाँ पे है, ये हॉस्पिटल गांव में यहाँ पे है, ताकि डिज़ास्टर के समय जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो उसमें आप सैटेलाइट के डेटा के थ्रू डायरेक्टली पिन पॉइंट कर पाएंगे कि कौन चीज़ कहाँ पे है या फिर कौन चीज़ कहाँ पे थी। चलिए आगे आते हैं, जैसे लगा, ये बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके थ्रू ज्योग्राफिकल रेफरेंस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस जगह की, उस टोपोग्राफी की, उस फिजिकल लैंडस्केप की, ठीक है। और ये ज्योग्राफी रिलेटेड है आपका। इसकी यूज करते हैं हेल्थ में, हम बात करें तो ग्लोबल हेल्थ में, मेडिकल एप्लीकेशंस में many countries lack benefit of GIS in the health information. By connecting maps, apps and data, the WHO GIS Center is dedicated to support countries and partners to make informed public health decisions faster. मैंने उसे कहा ना कि WHO इसका इस्तेमाल ऐसे ही कर रहा है कि जैसे कोई आपकी डिजास्टर रिलेटेड जगहें होती हैं, जहाँ पे कोई डिजास्टर हो गया होता है या फिर जहाँ पे कोई महामारी हो गई होती है, तो WHO ऐसे नहीं कि फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ वो गली नंबर 6 से आगे दाएं ले लेना और वहाँ पे जाके अपनी एम्बुलेंस ले जाना। अब WHO प्रॉपरली जो कंट्रोल सेंटर से अपना रेगुलेट करता है मिशंस को WHO के, तो वो जीआईएस डेटा के माध्यम से क्लियर है कि जो मिशन उन्होंने भेजा है, मतलब जो लोगों को भेजा है वो वहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसका एक और तरीका है कि अननेसेसरी कहीं फंड्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई रिस्पांस टीम तुरंतली भेजी जाती है कोई अन्य देश में WHO द्वारा हेल्थ के लिए, तो वो पहले से डेटा के थ्रू एक प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ ये पहाड़ों का एरिया है, यहाँ पे इतनी दूरी पे है स्कूल्स हैं, इतनी दूरी पे आपके तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। मैपिंग एंड लोकेशन जीआईएस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, वही सिंपल जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ है। देखो आइडेंटिफाई एक्सीडेंट, रोड लोकेशन, रोड नेटवर्क्स, सब ये गवर्नमेंट्स यूएस में भी टोटली इसका इस्तेमाल करा जा रहा है कि आप जो टफ रोड्स हैं उनकी मैपिंग करने में आसानी हो रही है। अगर कोई 911 पे कॉल करता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई समस्या आ गई है, तो गवर्नमेंट बहुत आसानी से जीआईएस डेटा के थ्रू ये ट्रैक कर सकती है कि वो कहाँ पे होगा, इस समय टोपोग्राफी क्या होगी। मतलब अगर वो इतना ही बोल दे कोई फ़ोन पे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को 2-3 क्लिफ दिख रही हैं या फिर मुझे पहाड़ियाँ
छोटी दिख रही हैं, पहाड़ियाँ बड़ी दिख रही हैं, इतना डेटा काफ़ी होता है जीआईएस से मैच करके उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए। हालाँकि अगर वहाँ पे सेल नेटवर्क वगैरह रीच नहीं हो रहा है या फिर कोई और समस्या आ रही है तो। आगे देखते हैं लैंड एंड सॉइल एनालिसिस, जो हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, सबसे बेसिक टॉपिक कि इंडिया है, इसमें ये लैटेराइट रीजन है, मतलब मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लैटेराइट रीजन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। ये रेड सॉइल है, ये इतना रीजन ब्लैक सॉइल का है, इतना रीजन माउंटेन सॉइल का है, ये माउंटेन सॉइल का है। ये डेटा वगैरह जो पहले साइंटिस्ट ने गैदर करा था वहाँ पर जाके या तमाम प्रक्रिया से, अब ये एग्जैक्टली गैदर करना और आसान हो जाएगा अगर हम सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से मैपिंग कर सकें। ग्राउंड डेटा, जो ग्राउंड डेटा हमने लिया है प्लस जीआईएस डेटा को मैच करके, ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दे की बात प्रीलिम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में 2000 सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में इम्प्लीमेंट की गई थी। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, यह ना ध्यान रखिएगा, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। चलिए आगे आते हैं। नाम दाफा टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में ये हालांकि द हिंदू में भी आया था और हाल ही में ये असल में आया क्यों था, क्योंकि एक टाइगर था जैसे जो फॉरेस्ट रिजर्व की टीम ढूंढ रही थी, मतलब वो नॉर्मल अपना रूटीन चेक करते रहते हैं, तो उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे क्या मिला था, कुछ ये तस्करों का ट्रक मिल गया था, तभी ये नामदाफा टाइगर रिजर्व आपका न्यूज़ में आ गया है। ये बेसिकली 15वां टाइगर रिजर्व है, नामदाफा टाइगर रिजर्व। इससे ये इस समय स्टेट पे प्रीलिम्स का ही आपके मतलब का है, अगर मैं आपसे बात करूँ ईमानदारी से, तो 15वां टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। इसका ये एरिया इतना है स्क्वायर किलोमीटर्स। नामदफा एक किस्म नदी का नाम है, इट्स नेम ऑफ रिवर which originates from Dafbum. Yeah, Dafa is the name of hill. Bum means peak of hill and meets Noha Deheng River. Noha Deheng River. आगे आते हैं। ये आपका बेसिकली देखिए तो छोटा सा मैप है। नामेरी, मानस, बक्सर टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व और नामदाफा ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, नामदाफा इज द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व। अब ये हो सकता है बुरे वक्त में क्वेश्चन अगर इसमें आ जाए तो ये यूपीपीसीएस में या किसी अदर कमीशन में, कि इनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए टाइगर रिजर्व्स को। तो कर लीजिएगा याद बिल्कुल, नामदाफा पाके मानस बुक का नामेरी, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं मुद्दे की बात। ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आगे आते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो कि हम इतिहास में कई बार पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करते वक्त, सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। तो अभी इनकी आर्य समाज की 148 फाउंडेशन डे था जिसमें हमारे अमित शाह जी गए थे। और हालांकि उसमें डीप नहीं जाना है, मुद्दे की बात ये है कि ये याद कर लीजिएगा आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा प्रीलिम्स में काम आएगा। और उनकी 200वीं बर्थ सेंचुरी थी, एनिवर्सरी थी सॉरी, ठीक है। ये सब आप बस ऐसे ही है, मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको आप। आगे ही फाउंडेड द आर्य समाज दैट ब्रॉट टुगेदर चेंजेस इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब ये आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। आर्य समाज एक अलग पद्धति पे काम करता था, एक अलग रिलीजियस बिलीफ पे काम करता था, एक आइडियोलॉजी इनकी अलग थी। ये सिंपल थे, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड ब्राह्मणिज्म वगैरह पे नहीं थे, ये सिंपल आइडियोलॉजी पे काम करते थे। बस इतना ही समझ लीजिए, आपको ये इतना ही याद रहे बड़ी बात है। 7 अप्रैल 1875 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की बॉम्बे में स्थापना की गई थी, ठीक है। और आर्य समाज मतलब सोसाइटी ऑफ नोबल्स, आर्यों का समाज, ठीक है। आगे आते हैं। ये इनके कहते हैं, देख लीजिएगा, ये उनके मोटो वगैरह हैं। बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रीलिम्स का फैक्ट है प्योरली सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि। आगे आते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में अभी हाल ही में आपका ये मेहुल चौकसी वाला जो केस था, इनको बरी कर दिया गया है रेड कॉर्नर नोटिस से इंटरपोल ने। ये बेसिकली कौन जारी करता है, ये इंटरपोल जारी करती है, ठीक है, इंटरपोल जारी करती है। और जो भी देश या कंट्री है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी इंटरपोल को कि ये ऐसा पर्सन है, इसने ये क्राइम करा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको हमें भारत लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ताकि इसको जुडिशरी के सामने हम पेश कर सकें और ये भगोड़ा हो गया है। तो इंटरपोल जो आपकी आगे हम आएंगे फ्रांस में है,
वो लुकआउट नोटिस जारी कर देती है। अब ये भी कई कैटेगरीज का होता है, आगे उसमें आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में से एक कैटेगरी होती है जो मतलब सीरियस, ये जो आपका रेड कॉर्न नोटिस होता है ना, ये इंटरपोल का डेटाबेस पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, हर देश के साथ जो जो मेंबर इंटरपोल के हैं। तो ये रेड कॉर्नर नोटिस हर किसी के कंप्यूटर में भेज देंगे, ठीक है, कि हाँ ये एक आदमी है, इसे नोटिस आ गया। ये देखा करेंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे अपने अपने एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे, कि हाँ भाई इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस आया हुआ है, तो उसको जरा आदमी को आप ढूंढने का प्रयास करिए। और ये सीरियस लेवल का होता है, मतलब ये मजाक नहीं होता, रेड कॉर्नर में बहुत बड़ी बात होती है नोटिस इशू जाना। रेड कॉर्नर नोटिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। आगे आते तो इनको हटा दिया गया है। मुद्दे की बात यह है कि ज़्यादा डीप मत जाइएगा इसमें। इसमें जो आपको ये ध्यान देना था कि इसमें इंडिया में इंटरपोल की जो मेन नोडल अथॉरिटी है या एसोसिएट है जो उसकी मदद करती है या डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, वो है आपका सीबीआई, ठीक है ना। क्योंकि इंटरपोल किसी भी देश के डायरेक्टली जो सेंट्रल ब्यूरो होते हैं उनसे ही बातें करता है, जैसे कि आपका सीआईए हो गया यूएसए में या रशिया में जो भी है आपका, ठीक है। तो सीबीआई डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, मतलब वही भारत सरकार की तरफ से। चलिए आगे आते हैं। ये कुछ नोटिस के बारे में है। येलो नोटिस है, ब्लू नोटिस है, ब्लैक नोटिस है, पर्पल नोटिस है, ऑरेंज नोटिस है और ग्रीन नोटिस है। मतलब ये वार्निंग्स होती हैं, ठीक है ना, ये कार्ड एक तरीके से होते हैं। अब कोई आदमी बस नॉर्मली भगोड़ा होता है जिसने कुछ मर्डर वगैरह कर दिया है, और वो शायद उसने मर्डर किसी अच्छे खासे आदमी ने कर दिया है, तो उसे इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि आप ग्रीन नोटिस दे दिया कि अगर मिले तो पकड़ लेना और ज़रूरी है, ठीक है। ब्लू नोटिस क्या होता है कि अगर आपको भी ऐसा आदमी को मिल जाता है तो प्लीज़ बता दीजिए हमको भी कि आदमी कहाँ है, कैसा है, और इसके बारे में और इनपुट्स नहीं है। मतलब इसमें मैं डीप नहीं जाऊँगा, यहाँ पे काम का भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ये आपका इंटरपोल जारी करता है। इंटरपोल बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स के लिए काम में आपके आएगा, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी, नेशनल सिक्योरिटी में भी काम आएगा। ये लियोन फ्रांस हेडक्वार्टर में है, इसका लियोन फ्रांस में है, ठीक है। करंटली इंटरपोल प्रैक्टिस थ्री प्राइमरी क्राइम प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखता है, इमर्जिंग क्राइम देखता है और काउंटर टेररिज्म और साइबर क्राइम देखता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंटरपोल का फोकस क्या है, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम, जो बड़ी बड़ी गैंग्स होती हैं आपकी, है ना, जो पूरी इंटरनेशनल गैंग होती हैं, ड्रग माफियाज, है ना, साइबर माफियाज वगैरह। काउंटर टेररिज्म मतलब कि आतंकवादी थ्रेट का जिनका होता है, और साइबर क्राइम, ठीक है ना, हैकर्स हैं, ग्लोबल हैकिंग ग्रुप्स हैं, इन सब को मॉनिटर करता है। इसमें लगभग 195 मेंबर स्टेट्स हैं, और हर देश का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जैसे हमारा सीबीआई हो गया, तो वो इनसे इंटरपोल से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। इनका एक छोटा सा नोडल ऑफिस भी आपका सीबीआई हेडक्वार्टर्स में होता है, ठीक है। आगे आते हैं। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर एक आर्टिकल आया हुआ था बहुत पहले ही, इसी हफ्ते बेसिकली पहले क्या आया था। तो जो नेट न्यूट्रलिटी, ये असल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये मुद्दा। मेंस में अगर आ भी गया बुरे से बुरे वक्त में, तो आप उसमें ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे। ओवरऑल क्या है, नेट न्यूट्रलिटी बेसिकली नेट इंटरनेट की आज़ादी के लिए है, ठीक है ना। मतलब कोई पर्सनल कंपनीज, मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ हैं, कुछ गिनी चुने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फेसबुक है, या कुछ गिने चुने सेल कंपनीज़ हैं जो डेटा प्रोवाइड कराती हैं, मोबाइल का नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, वो लोग अपनी मोनोपोली ना करें, इसलिए नेट न्यूट्रलिटी का जिक्र हुआ था। ये इस पर हम अलग से बिल्कुल बात करेंगे जब सिर्फ डिस्कशन मेंस के लिए कभी कर रहे होंगे। ओवरऑल नेट न्यूट्रलिटी इंडिया, सॉरी, इंटरनेट के फ्रीडम के बारे में है। फ्रीडम ऑफ इंटरनेट, मतलब किसी का डोमिनेंस ना हो, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट, और किसी का भी इसमें इंटरफेरेंस ना हो, एक फ्री वर्ल्ड की तरह चले फ्रीडम। मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें जिक्र है कि गवर्नमेंट को भी कंट्रोल में रखना है देशों को, समाज को, कि इंटरनेट पे हद से ज़्यादा काबू ना करे, नियम लगा लगा के। आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये इलेक्शन कमीशन का रीसेंट अपडेट था। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये बहुत पहले से ही चल रहा है। जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग जो पोस्टेड होते हैं अदर अदर शहरों में, जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक सिटी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपका वोटर आई कार्ड दिल्ली का है, मगर आप अधिकारी बन गए, आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो आप पोस्टेड हैं इस समय असम में। अब वोट तो आपका अधिकार है, वोट देना ही है आपको। तो ये लोग क्या करते थे, पहले पोस्टल बैलेट के थ्रू देते थे। मतलब वहाँ पे एक रिटर्निंग ऑफिसर होता था, वो रिटर्निंग ऑफिसर आपका इंडियन पोस्ट के थ्रू माध्यम से वोट लेकर
इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता था। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकल बहुत पहले से ही हो गया तो इलेक्ट्रॉनिकल, और ये 100% इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन करने के प्रयास में है कि कुछ भी करके इसको 100% इम्प्लीमेंट कर दे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम को। इसमें कुछ नहीं होगा, जो वोट हम लोग फिजिकली दे के आते हैं, क्योंकि ये लोग दे नहीं सकते हैं, अधिकारी वगैरह जो होते हैं आपके या डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो लोग बस एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उसमें अपना बटन दबाएंगे और वोट आपका डल जाएगा कहीं से भी रिमोटली। अब ये क्यों मुद्दे में आया है? ये मुद्दे में आया है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो वोटिंग सिस्टम है इसमें फॉरेनर्स, मतलब सॉरी ओवरसीज़ इंडियंस जो हैं, ओवरसीज़ इंडियंस हैं, इनको भी इंक्लूड करने की बात की गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ओवरसीज़ इंडियंस जो विदेश में रह रहे हैं, चाहे भले किसी काम से भले ही गए हुए हैं और उनका वोट है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वोट ज़रूरी है हर किसी का। आगे आते हैं। ये सिस्टम बेसिकली ये होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये प्रक्रिया होती है पूरी आपकी, इसके सामने वोट डलता है, फिर ये डॉक्यूमेंटेशन करता है, कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्ड यूनिट ऑफिसर होता है, ये देखता है, फिर ये ई सिस्टम को दे देता है और ये बाद में आपका गवर्नमेंट तक प्रोवाइड, मतलब सॉरी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है। आगे आते हैं। Persons who are in Central Forces under Arms Act, government officials deployed in embassies outside the country are classified as service render voters। मतलब सर्विस वोटर बेसिकली आपके अधिकारी वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी ही नहीं, जो गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं आपकी, भले चाहे वो एम्बेसी में कर रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा अपने आप। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की हम बात करें, GTI इज प्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अब ये जो इंडेक्स वगैरह है ना, ये बहुत ज़रूरी है। GTI वगैरह जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। और इनका एक सिस्टम है टेररिज्म ट्रैकर, ये सब मत जाइएगा, ये तो अलग चीज़ है। इसके माध्यम से ये लोग ये काम करते हैं। ये इन्होंने 1 जनवरी 2007 को शुरू करा था, टेररिज्म इंडेक्स के थ्रू डेटा निकालना, डेटा प्रोवाइड कराना, ठीक है। इनके डेटा के हिसाब से जो इस समय के सीरियस थ्रेट ग्रुप्स हैं, IS इस्लामिक स्टेट है, और उसके जो साथ में चंगू मंगू हैं, जो इनकी सब यूनिट्स वगैरह काम करते रहते हैं, फिर अल शबाब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। मतलब ये इनके थ्रेटन बहुत ही ख़तरनाक टेररिज्म ग्रुप्स हैं इनके हिसाब से। आगे आते हैं। क्लाइमेट चेंज इज हेल्पिंग टेररिस्ट ग्रुप्स टू रेज फंड्स, प्रोपेगेंडाइज एंड रिक्रूट पीपल। ये बात इन्होंने इस बार कही है रिपोर्ट में कि क्लाइमेट चेंज के थ्रू भी इसे मुद्दा बना के ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये आप लोग देखिए। सब सहारन अफ्रीका को सबसे ज़्यादा टेररिज्म के इन्फेक्टेड बताया हुआ है कि सब सहारन अफ्रीका जो है ये आपका, ये सबसे ज़्यादा परेशान है और ग्रस्त है आतंकवाद से। इसमें भी देखिए जो शहर हैं अफ्रीकन, अब मैप देख लीजिए खोल के आप, टोगो, जिबूती, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बेनिन, ठीक है ना, ये बहुत हाईली इन्फ्लिक्टेड हैं। इंडिया की रैंकिंग की हम बात करें, 13th रैंक आई है इस बार, 13th रैंक आई है ना। इंडिया की अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक, AIR नहीं, AWR, ऑल वर्ल्ड रैंक 13th आई है, बढ़िया है। वन वर्ल्ड टीवी समिट हुआ था आपका हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका हेडिंग करा गया था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था। इसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा, मुद्दे की बात क्या है इसमें, एक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की जिक्र करा गया, जो कि हाई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनारसी में स्थापित की जाएगी, जिसका मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है। जैसे कोविड वगैरह हुआ था या जितनी सीरियस बीमारियां हैं उनके लिए, ठीक है ना। और ये क्यों कर रहे हैं इतना काम? क्योंकि अगर हमारे देश के लोग बीमार हो जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, तो देश कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा, या लोग अगर मरने लगेंगे बीमारियों से तो देश धीमा हो जाएगा। अब किसी की मौत तो आप रोक नहीं सकते हैं, मगर गवर्नमेंट ने ये देखा जो कुछ डिजीज़ हैं आपकी, TB खासकर, कॉलेरा है, डायरिया है, ये कंट्रोल हो सकती हैं, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इस पर और अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं थोड़ा सा। इसमें हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे आपके नोबेल प्राइज़ लॉरेट जो कि रॉबर्ट कॉश साहब थे। TB की वैक्सीन रॉबर्ट कॉश साहब ने ही ढूंढी थी, और ढूंढी क्या थी, इसका आविष्कार किया था, तो आप याद कर लीजिएगा, कॉश TB, कॉश TB, ठीक है। और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक।
इंडिया का टारगेट कब तक का है इसको हटाने का, टीबी को 2025 तक का टारगेट है। ये बहुत ज़रूरी है, ये पूछ रहा है प्रश्न, और नहीं भी पूछ रहा है तो मेंस में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हेल्थ को लेकर कोई क्वेश्चन आ गया है, इंडिया की हेल्थ पॉलिसीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको भाई साहब लिखना पड़ेगा। आगे आते हैं, टीबी वही आपका कफ खांसी वगैरह होती है, इससे रिलेटेड होता है, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं खासकर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे आते हैं, रुद्रांश पाटिल साहब का जिक्र इसमें आया है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप में ये हमारे लिए विजेता बने हैं, और ये मेरे ख्याल से, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करें इसमें ISSF के बारे में, तो ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन 1986 में शुरू किया था, 1986 में, ठीक है, ISSF 1986 में। चलिए नीचे हम आ रहे हैं, तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। इससे पहले हम आगे बढ़ूं भैया, लाइक करके जाना, ठीक है, मैं लिख दूं, लाइक करके जाइएगा सब लोग, ठीक है, कि हम भी अपना शेड्यूल से समय निकाल के ये करंट अफेयर्स ला रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी अपना समय निकाल के हमारे लिए लाइक करेंगे। आपके शेड्यूल में होना चाहिए कि वीडियो को हमें लाइक करना है, इसको हम शेयर भी करेंगे, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। फिर हम पढ़ाई करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे। चलिए, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। ये बेसिकली समुद्र मंत्रालय जो है आपका, पत्तन मंत्रालय, पत्तन थोड़ा एक अलग टर्म हो गया। सर्बानंद सोनोवाल जी अभी किस मंत्रालय के मंत्री हैं ये आप ही बता दीजिएगा। तो इन्होंने ग्रीन शिपिंग पॉलिसी का जिक्र करा, जिसमें हमने ग्रीन टग्स टग्स जो टग छोटी वाली बोट होती, छोटी तो नहीं होती, बड़ी ही होती है, मगर जनरली छोटी बोट होती है, जो इनलैंड वाटरवेज जो हम बात करते हैं, इनलैंड वाटरवे, वहाँ पे चली जाती है, नदियाँ क्रॉस कर लेती है छोटी मोटी। तो इसको उन्होंने कहा है कि अब जो धुआं हुआ ये उड़ा रही है, हम इसका जो फ्यूल है इसको तो इलेक्ट्रिक तो कर नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसकी बैटरी कहीं रास्ते में ख़त्म हो गई तो चार्जर कहाँ लगाएंगे ये लोग, है ना, तो इलेक्ट्रिक तो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, ग्रीन फ्यूल, मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से इसका फ्यूल हम चेंज कर देंगे, ताकि ये चलेगी तो पॉल्यूशन को भी गंदा नहीं करेगी। और ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि जहाँ जहाँ पे आपका वाटरवेज हैं मौजूद, जहाँ पे आपका इनलैंड वाटरवेज मौजूद है, नदियाँ हैं आसपास में, है ना, जो आपको पता है इंडियन वाटरवेज की रूट जो हैं, हल्दिया है, डुबरी है, असम में है, यूपी में है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टग बोट्स के माध्यम से ट्रेड हो। जो सामान ट्रक से जा रहा है वो बोट से जाए, टग से जाए, तो ये ज़रूरी है। सर्बानंद सोनोवाल जी आपके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वेरी गुड। कैंपन IPCC की हम बात कर रहे हैं। इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ कंपनसेटरी ऑफ इफोर्सेशन प्रोग्राम। इस पर मैं अलग से आना चाहूँगा, खासकर अगली वीडियो में मेंस वगैरह बात करेंगे। फिर भी फैक्चुअल कर लेते हैं कि मई 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया था। IPCC वाला मैं बात कर रहा हूँ, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हाल ही में इन्होंने अपनी 6ठी रिपोर्ट, IPCC की 6th सिंथेसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए, एक और बहुत बड़ी बात है कि 13 पॉइंट जो हमारे सामने है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, किनकी याद में, जो बलिदान दिया था श्री भगत सिंह जी ने, श्री सुखदेव जी द्वारा और राजगुरु द्वारा। इन तीनों महापुरुषों का योगदान ही है कि हमारा देश अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि तो आपके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पढ़ाई की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। डेट और ईयर याद कर लीजिएगा कब की घटना हुई थी, बस काफ़ी है आपके लिए। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की हम बात करें तो हाल ही में कल ही एक खबर आई, तो उसमें आपको अपडेट कर देंगे करंट अफेयर्स में। मगर ये फिलहाल निखत जरीन, रवीना और नीतू गंगा जो है, ये फाइनल्स में हमारी वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आ गई थी, जब ये मैंने करंट अपडेट करी थी। और जब वो अब जीत चुकी हैं, मैं बताऊँगा कौन कौन जीता है इसमें करंट अफेयर्स में, तो अभी मेरे ख्याल से स्वीटी बोरा जी जीत चुकी हैं चैम्पियनशिप। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब लेटेस्ट ही पढ़िएगा इसको तो आप, ये पुराना अपडेट है। इंडियन अमेरिकन नील मोहन जी को, ये टू द पॉइंट मैं बात करूँ, UPPCS के लिए ही है बस, या फिर जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं हरियाणा का आने वाला है उसके लिए। किसको अपॉइंट करा गया, नील मोहन को CEO अपॉइंट करा गया यूट्यूब का।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी बड़ी बेवकूफ़ी बच्चे कराते हैं, बेवकूफ़ी करके क्या आते हैं कि जानबूझ के स्टेट पीसेस खेलता है। इसमें कैसे खेलता है, वो लिख देगा CEO गूगल का कौन है, और आपको ये याद आएगा कि भाई नील मोहन पढ़ा था मैंने। CEO पूछ लेगा फेसबुक का हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया। तो कभी कभी आई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो इसे रटिएगा, नील मोहन यूट्यूब, नील मोहन यूट्यूब, नील मोहन यूट्यूब। बहुत सुनने में आपको हंसी आ रही होगी कि यार ये कोई कैसे भूल सकता है, मगर ये हो जाता है, ठीक है ना। पक्का बोल रहा हूँ, अगर ऑप्शन में CEO गूगल आ गया ना, बस तो गलती करके आ जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती आप लोग नहीं करेंगे, बहुत समझदार हैं ही। वर्ल्ड वाटर डे की हम बात करें, थोड़ा सीरीज़ बिगड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ऊपर कर ही चुके, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। बुमचू फेस्टिवल की हम बात करें, इस पर बात करेंगे हम। ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये UPSC के लिए खासकर है। UPSC तो अपने UPSC तो पड़ेगा भी नहीं ये देने के लिए। वेस्ट सिक्किम में मनाया जाता है 15th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ लूनार कैलेंडर, ठीक है ना। द ओपनिंग ऑफ वेसल कंटेनिंग द होली वाटर इज़ द मेजर हाईलाइट ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है। बस इसमें आपके काम का क्या है सर, इसमें काम का आपका ये है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, बुमचू फेस्टिवल। एग्ज़ाम में पूछ लिएगा सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम। अब ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग को लगता है कि लद्दाख होगा, क्योंकि लद्दाख हमेशा न्यूज़ में रहता है। ये होता है, मैंने भी जो भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी थी और उसमें क्वेश्चन बच्चे लगा रहे थे, कई कोचिंग में टेस्ट सीरीज मैंने दी थी, तो उसमें जो मैंने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स दिए थे, तो लोगों ने मेजोरिटी लद्दाख लगाया, जबकि उसका ऑप्शन कुछ और था। मतलब मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने क्वेश्चन दूसरा दिया था। तो मैंने पूछा कि आप लोग जब नॉर्थ कोई क्वेश्चन आता है नॉर्थ ईस्ट का, या फिर कोई ऐसा मतलब बुद्धिस्ट टाइप कोई अगर आता है क्वेश्चन, तो उसमें लद्दाख ही क्यों लगाते हो। तो एक कॉमन जवाब ये आया कि सर मोस्ट प्रॉब्लली लगता है कि लद्दाख ही न्यूज़ में रहता है, तो मैं लद्दाख ही उसका आंसर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि लद्दाख तो अलग ही चीज़ हो गई पूरी, मगर ये सिर्फ न्यूज़ में होने का कारण है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन सुनने में लग रहा है बूमचू फेस्टिवल ऑब्वियसली कोई बुद्धिस्ट टाइप है या फिर ये पहाड़ों का ही है, तो लोग सोचते हैं कि सिक्किम सर ने ऑप्शन दिया हुआ है, लद्दाख दिया हुआ है, असम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। लद्दाख ऑड वन आउट आ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर है, तो हमने ये टिक मार दिया। ये होता है, ऐसी गलती मत करिए। जो जो करंट अफेयर जिस चीज़ की है उसे उतना ही पढ़िए। अगर बूमचू फेस्टिवल आपका सिक्किम का है तो ये रट लीजिए, बूमचू सिक्किम, बूमचू सिक्किम, बोल बोल के रटिए अपना, बूमचू सिक्किम, ठीक है। ओवरऑल इसमें तो इतना ही है। डब्ल्यू क्या मतलब वर्ल्ड वो वीकली करंट अफेयर ब्रीफ बहुत वैल्यूबल सोर्स है आप लोग के लिए। अब ये आप बताइएगा कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं भी जनरली यूट्यूब से इतना वो नहीं हूँ, हालांकि यूट्यूब चैनल बहुत पहले का बनाया हुआ है, मगर मैं शेड्यूल में इतना बिजी रहा कि मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब बहुत बच्चों का ये डिमांड क्या उन्होंने कहा कि सर अगर आप यूट्यूब पे भी अपना प्रोवाइड कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और अच्छा लगेगा उन्हें भी। तो मैं प्रयास करूँगा, मैं डेली तो नहीं आ पाऊँगा, मगर मैं वीकली करंट अफेयर्स यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊँगा। एक बात मेरे को कहनी थी कि ये वेबसाइट के थ्रू वाला तरीका अच्छा लग रहा है या अलग से स्लाइड पूरी पूरी बना दिया करें। मेरा ये मानना है कि वेबसाइट के थ्रू ही ठीक है, क्योंकि आप भी रिलेट कर पाओगे मोबाइल खोल के अपना कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और पढ़ते रहिए, बढ़िया करके मौज करिए। हैव अ नाइस डे।